तो चलिए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अगले चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारे पास 14 चैप्टर है। उसमें हम आपको पढ़ाएंगे कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस और उसकी सेफ्टी, किसकी, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन टावर्स की और बाकी चीज़ों की, और अर्थिंग के बारे में कुछ पॉइंट देंगे। तो पहला है हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन। क्या भाई? कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो हमारे पास चैप्टर है टॉपिक है हमारे पास पहला कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कौन सा भाई? कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो पहला देखिए ट्रांसमिशन। देखिए देखो हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन में किस इंसुलेटर का यूज करा जाता है भाई? डिक्स इंसुलेटर का। और डिस्ट्रीब्यूशन में और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हम यूज करते हैं पिन इंसुलेटर का। किसका यूज करते हैं भाई? पिन इंसुलेटर का। अब जरा देखिए, अब पहला हम क्या काम करेंगे, पहले खंबे को खड़े करते हैं। खंबा में क्या होएगा? देखिए पोल को खड़ा करा जाता है। पोल्स को खड़ा कैसे करा जाता? देखो सबसे पहले करा क्या जाता है, पहला जमीन में जो गड्ढा खोदा जाता है, आपको मेन पॉइंट याद रखनी है बस। पक्की बात है, खंबे को जब भी खड़ा करा जा सकता है जब उसमें गड्ढा खोदा जाएगा जमीन में, आम बात है। ये याद नहीं रखनी, पूछा जाता है कि बताइए खंबे का कितना हिस्सा जमीन में दफन करा जाता है या गाड़ा जाता है। तो जमीन में किसी भी पोल्स का 1/5 भाग द्वारा खड़ा करा जाता है। किसके द्वारा भाई? 1/5 भाग के द्वारा, किसी भी खंबे का 1/5 भाग। और इसमें हमारे पास दो तरीके की मेथड होते हैं, बस आप उनको आपका उन मेथडों को नाम याद रखना है आपको सिर्फ, बाकी उसके बारे में कुछ नहीं जानना है कैसे भी। तो पहला मेथड होता है इसमें डेरिक पोल मेथड, दूसरा होता है डेड मैन पोल मेथड। पहला होता है डेरिक पोल मेथड, पहला मेथड है जिसके द्वारा खंबे को जमीन में खड़ा करा जाता है, डेरिक पोल मेथड। दूसरा मेथड होता है डेड, कौन सा भाई? डेड डेड मैन मेथड, इतना याद रखिए, डेड मैन मेथड कौन सा होता है? डेड मैन मेथड होता है। अब ये हो गया। अब उसके बाद खंबे को खड़ा करने के बाद क्या करा जाता है, उस पे क्रॉस आर्म को कसा जाएगा। अब जरा देखिए क्रॉस आर्म के बारे में। तो खड़ा करा जाएगा भाई क्रॉस आर्म को। तो अब ना हमारे पास पॉइंट है क्रॉस आर्म का। अगला पॉइंट किसका भाई? क्रॉस आर्म का। अब देखो क्रॉस आर्म कई तरीके की हो सकती हैं। एक तो स्ट्रीट रोड टाइप हो सकती है पहली, देखिए एक हो सकती है हमारे पास स्ट्रीट रोड टाइप, एक हो सकती है हमारे पास यू टाइप, एक हो सकती है हमारे पास भाई वी टाइप। एक कौन सी हो सकती है? वी टाइप। एक हो सकती है हमारे पास जिगजैग टाइप। कौन सी हो सकती है? जिगजैग टाइप हो सकती है। कौन सी हो सकती है भाई? जिगजैग टाइप भी हो सकती है। और कौन सी हो सकती है? और हो सकती है एक वाई टाइप। एक कौन सी हो सकती है? ऐसे भी लगा सकता हूं मैं, वाइट टाइप भी होती है। कौन सी होती है? वाइट टाइप। अब जरा देखिए इसके बारे में, क्रॉस आर्म के बारे में हमने लिखा है क्रॉस आर्म।
तो सबसे पहली बात ये, क्रॉस आर्म को किसके द्वारा बनाया जाता है, किस क्रॉस आर्म कैसे कैसे बनाई जाती है। देखो पहला एक हम कह सकते हैं कि स्क्वायर्ड वुड, कौन सा भाई, स्क्वायर वुड, कौन सा, स्क्वायर वुड। एक हमारे पास हो सकता है इसी में, एक हमारे पास मिल्ड स्टील चैनल, कौन सा लिख दूं भाई मैं, मिल्ड स्टील चैनल, कौन सा लिख सकता हूं मैं, मिल्ड स्टील चैनल। अगला हो सकता है मेरे पास एंगल आयरन, एंगल आयरन ही अगला कौन सा हो सकता है भाई, एंगल आयरन। तो इनके द्वारा हम क्या करते हैं, मिल्ड स्टील, स्क्वायर्ड वुड, चारों, या मतलब ऐसे समझिए स्क्वायर की शेप में लकड़ी का बनाया जा सकता है क्रॉस आर्म, मिल्ड स्टील का बनाया जा सकता है, और जो आयरन की एंगल होती हैं उसके द्वारा भी क्या बनाया जा सकता है, उसके द्वारा भी क्रॉस आर्म को बनाया जा सकता है। तो ये तुम्हें सारी चीजें याद रखनी है। अब दूसरी बात, क्रॉस आर्म को पोल पर, किस पर भाई, पोल पर, या तो नट बोल्ट से, या तो नट बोल्ट से, या फिर आयरन क्लैंप से। दो चीज लिख रहा हूं मैं, क्रॉस आर्म को या तो आयरन क्लैंप से या फिर नट बोल्ट से क्या कर देना चाहिए, कस देना चाहिए भाई। कस देना चाहिए। देखो पहले मैंने बात करी है क्रॉस आर्म की, क्रॉस आर्म का शेप कैसा हो सकता है, बस आपको इतना ही याद रखना है। और बाकी कैसी शेप हो सकती है, लकड़ी के आकार की, जो स्क्वायर लकड़ी की बनाऊं तो मैं स्क्वायर शेप की बना सकता हूँ, मिल्ड स्टील की बना सकता हूँ, और किसकी बनाई जा सकती है, एंगल आयरन की बनाई जा सकती है। दूसरा इसको फिर क्या, उसके बाद हम क्या काम करेंगे, पोल पे ले जाएंगे और उसको कसेंगे। कस किसके द्वारा सकते हैं, आयरन क्लैंप के द्वारा या नट बोल्ट के द्वारा, और उसको अच्छी तरीके से लगाया जाना चाहिए। अब देखिए क्रॉस आर्म के बाद अब होएगा हमारे पास फिक्सिंग इंसुलेटर। अब आप करोगे इंसुलेटर को फिक्स, एक कह सकता हूं मैं फिक्सिंग इंसुलेटर, इंसुलेटर को आप फिक्स करोगे, इंसुलेटर को लगाएंगे आप। उसके बाद क्या काम करेंगे, कंडक्टर को ले करेंगे, क्या करेंगे, अब फिक्स करेंगे हम, हमारे पास हो गया फिक्सिंग इंसुलेटर। उसके बाद क्या करेंगे, कंडक्टर को लगाएंगे। अब कंडक्टर के बारे में देखेंगे। तो अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं लाइन रिपेयरिंग की। किसकी बात करते हैं भाई, ये तो हो गई छोटी छोटी चीजें। अब देखिए लाइन रिपेयरिंग की, यहाँ पर कुछ टर्म है आपको याद रखना है लाइन रिपेयरिंग में। देखिए लाइन रिपेयरिंग में पहला देखिए क्या कह रहा हूं भाई मैं, लाइन रिपेयरिंग, लाइन रिपेयरिंग, किसकी, लाइन रिपेयरिंग। देखिए एक मेरे पास होती है इसी में, देखिए रूटीन, रूटीन रिपेयरिंग कौन सी होती है भाई, रूटीन रिपेयरिंग कौन सी होती है भाई, रूटीन रिपेयरिंग। अब जरा देखिए रूटीन रिपेयरिंग किस लिए करी जाती है, रूटीन रिपेयरिंग करी जाती है जो ट्रांसमिशन लाइन या ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के जो सपोर्ट है उनकी रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए हम रूटीन रिपेयरिंग करते हैं। किसके लिए, लाइन की रूटीन को, रूटीन रिपेयरिंग को या रूटीन को चेक करने, उसकी रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, रूटीन रिपेयरिंग करते हैं। लाइन के रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता को ऐसे लिखिए, विश्वसनीयता की जांच करने के लिए। ठीक, एक मेरे पास होता है दूसरा ओवर हेगलिंग, कौन सा होता है, ओवर होलिंग। दूसरा होता है मेरे पास ओवर हॉलिंग। अब जरा ये देखिए
ओवरहॉलिंग क्या होता है, पूछ सकता है कि बताइए ओवरहॉलिंग का मतलब क्या है। तो रूटीन का मतलब है कि जिसने हमारी लाइफ कितनी विश्वसनीय है, अभी कितने साल तक चल सकती है, डैमेज होने की संभावना नहीं है, कितना हम उसको यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम रूटीन रिपेयरिंग करते हैं। किसके लिए रूटीन रिपेयरिंग करते हैं। और ओवर हैंगलिंग में क्या करते हैं हम, जो हमारे पास ट्रांसमिट डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है और उसके सपोर्टर हैं, टावर, इंसुलेटर, सब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और उसके सपोर्ट पार्ट, और उसके जो सपोर्ट पार्ट्स हैं उनको मान के चलिए ये डैमेज हो गए, क्या हो गए, डैमेज हो गए। और डैमेज होने के बाद इनको दोबारा, मैंने क्या काम करा, मुझे पता लगा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की कुछ चीजें खराब हो गई या फिर बेकार हो गई, उनको दोबारा मैंने क्या करा, सही करा। और सही करने के बाद उनको फिर दोबारा चालू करा, और वही चीज क्या कहलाएगी, ओवर हॉगलिंग कहलाएगी। उनकी सामर्थ्य को दोबारा, उनकी कैपेसिटी को, ऐसे समझिए कैपेसिटी को रिस्टोर करना, कैपेसिटी को रिचार्ज करना ही, रिचार्ज करना, दोबारा उसी कंडीशन में ला देना, जिससे कि मान के चलिए अब तो उतना तो नहीं चलेंगे लेकिन कुछ साल जरूर चलेंगे, उस साल तक पहुंचाना। जैसे कि मान लीजिए पहले सपोर्ट चलता था 20 साल, अब मैंने खराब हो गया, दोबारा सही करा तो वो चलेगा अगले 10 साल। तो अगले 10 साल के लिए जो कंडीशन बनाई है उस जिसके द्वारा सही करा गया उसी को बोला जाएगा ओवर हैंगलिंग। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, उसके सपोर्ट हो, डैमेज होने के बाद उन्हें दोबारा उसकी कैपेसिटी को वही पर लाना समथिंग में, तो उसे वो रिचार्ज कर देना एक तरीके से, उसे बोला जाता है ओवर हॉलिंग। क्या बोला जाता है, ओवर हॉलिंग। अब देखिए एक पॉइंट अगला होता है हमारे पास अर्थिंग। आरसीसी पोल और पीसीसी पोल की अर्थिंग क्यों जरूरी है, किसकी भाई, आरसीसी पोल और पीसीसी पोल की अर्थिंग क्यों जरूरी है। आरसीसी पोल और दूसरा कौन सा होता है मेरे पास, पीसीसी पोल। और कौन सा होता है भाई मेरे पास, पीसीसी पोल। एक होता है आरसीसी पोल और एक होता है मेरे पास पीसीसी पोल। इनको पहली बात तो ये परमानेंटली अर्थ करा जाना चाहिए, परमानेंटली अर्थ होने ही चाहिए, ये 100% होने ही चाहिए अर्थ परमानेंटली। दूसरी बात ये कि यदि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, कितने की है भाई, 1 किलोमीटर की, तो याद रखना है 1 किलोमीटर में लगभग 3 पॉइंट, कितने भाई, 3 पॉइंट अर्थ के दिए जाने जरूरी हैं, अनिवार्य हैं। दो मिनिमम 2 दे सकते हो लेकिन एवरेज हम 3 ही देंगे। 3 पॉइंट किसके भाई, अर्थ के जरूर ही दिए जाने चाहिए। अब अर्थ वायर को या तो हम कॉपर का यूज कर सकते हैं या फिर हम किसका यूज कर सकते हैं, स्टील का यूज कर सकते हैं या एल्युमिनियम का भी यूज कर सकते हैं। यदि कहे वह कि बताइए कॉपर का वायर यूज कर रहा हूँ तो 16 मिलीमीटर का यूज करेंगे, लेकिन यदि मैं एल्युमिनियम का यूज कर रहा हूँ तो हम यूज करेंगे 20 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया का, और कॉपर का कितने का है भाई, 16 मिलीमीटर स्क्वायर का। और वह कहेगा यदि गैल्वेनाइज्ड स्टील का कहेगा, किसका, गैल्वेनाइज्ड स्टील का कहेगा, तो मैं लगभग कर सकता हूँ इसको 25 मिलीमीटर स्क्वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया वाले तार को प्रयोग, कहाँ पर भाई, अर्थिंग में। यदि कहे कि बताइए अर्थिंग में कॉपर के कितने उसका एरिया का या कितने डायमीटर का क्रॉस सेक्शन एरिया का मैं तार यूज कर सकता हूँ, तो 16 मिलीमीटर स्क्वायर, एल्युमिनियम के लिए 20 और गैल्वेनाइजिंग स्टील के लिए 25, और प्रति किलोमीटर में अर्थिंग के आरसीसी या पीसीसी पोल के 3 पॉइंट होने अनिवार्य हैं। कितने पॉइंट होने अनिवार्य हैं। दूसरा देखिए मेंटेनेंस ऑफ सपोर्ट, जो हमारे पास टावर है, मेंटेनेंस ऑफ सपोर्ट, जो सपोर्ट का मेंटेनेंस है, क्या है, मेंटेनेंस ऑफ सपोर्ट, या तो ऐसा होता है 10 या 20 साल के, 10 और 40 साल के बीच में करा ही जाता है। मिनिमम जो टाइम है, यदि मैं कहूँ सपोर्ट होगा जो मिनिमम टाइम 10 साल में कर सकते हो, 10 साल में, और मैक्सिमम जो करा जा सकता है वो भाई साहब 40 साल में करा जा सकता है। कितने में करा जा सकता है, 40 साल में मिनिमाइज या मैक्सिमम के लिए हम कर सकते हैं। अब वुड पोल में देखिए जरा, लकड़ी के पोल में, वुड पोल में क्या करा जाता है, दीमक लगने से और बाकी सभी चीजों से उसे दीमक या
कीड़े जैसे भी चीजें हैं बचाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्रोसेट ऑयल का। किसका भाई यूज करते हैं, क्रोसेट ऑयल का। क्रोसेट ऑयल का भी यूज करते हैं, लेकिन और भी याद रखेंगे जिंक क्लोराइड का भी यूज करते हैं और मरकरी बाई क्लोराइड का भी यूज करते हैं। क्रोसेट ऑयल के साथ जिंक क्लोराइड का भी यूज करते हैं और मरकरी बाई क्लोराइड का, और हम यूज करते हैं मरकरी का। किसका भाई, मरकरी का, मरकरी क्लोराइड का, मरकरी बाई क्लोराइड लिखो, मरकरी बाई क्लोराइड का भी हम यूज कर सकते हैं। किसका भाई, मरकरी बाई क्लोराइड का और जिंक क्लोराइड का और क्रोसेट ऑयल का, क्रोसेट ऑयल का या मरकरी का। अब देखिए एक मेरे पास मेथड होता है चेरिंग। कौन सा होता है भाई, चेरिंग। इसी में देखिए, इसी में लिख देता हूँ। एक मेरे पास मेथड होता है, मैं वुड पोल की बात कर रहा हूँ। किसकी भाई, वुड पोल की। वुड पोल में एक मेथड होता है जिसे बोला जाता है चेरिंग। देखिए चेरिंग बहुत ही बेहतरीन विधि है लकड़ी के खंभे को दीमक आदि कीड़े से बचाने के लिए। कौन सा लिखा भाई मैंने, चेरिंग। एक मेरे पास चेरिंग मेथड होता है। देखिए करा क्या जाता है चेरिंग मेथड में, लकड़ी के खंभे को जिस भाग को जमीन में दबाना है, जिस भाग को लकड़ी के खंभे को जिस 1/5 भाग को जमीन में दबाना है, उसको क्या काम करा जाता है, आग लगा दी जाती है। उसमें तेल छिड़क कर थोड़ी सी आग को तुरंत पानी के साथ बुझा दिया जाता है। आग लगाकर तुरंत उस नीचे दबने वाले भाग को तुरंत बुझा दिया जाता है पानी के द्वारा। तो जब हम ऐसा करते हैं, ऐसा करने से लकड़ी के नीचे वाला भाग मजबूत और ठोस और सामर्थ्य बढ़ जाती है, और जो कीड़े मकोड़े की लगने की संभावना है वो बिल्कुल बहुत कम हो जाती है। यही काम, यही प्रोसेसिंग क्या कहलाती है, चेरिंग कहलाती है। यही प्रोसेसिंग क्या कहलाती है भाई, चेरिंग कहलाती है। अब जरा देखिए भारत में क्या काम करते हैं, अंदर दबने वाले भाग को, किसको भाई, अंदर जो पृथ्वी के अंदर दबाया जाता है उस वाले भाग में कोल या बिटुमिनस का लेप करा जाता है। किसका भाई, कोल या बिटुमिनस का। देखिए जो अंदर दबने वाले भाग है, अंदर वाला भाग किसका भाई, वुड पोल का। किसका भाई, वुड पोल का। उसमें हम किसका यूज करते हैं, कोल का यूज करेंगे या बिटुमिनस का। बिटुमिनस, बिटुमिनस ऐसे लिखिए, वैसे इधर लिखिए बिटुमिनस। किसका यूज करा जाता है, बिटुमिनस का यूज करा जाता है। कहां पर भाई, अंदर के लिए। लेकिन यदि कहे कि बाहर हम किसका यूज करेंगे, ये तो अंदर के लिए होगा। यदि उसके बोले कि बाहर जो जमीन से बाहर है, लकड़ी के खंभे वह जो जमीन से बाहर है, हम उसमें किसका यूज करेंगे, तो उसमें अलसी या तारपीन का यूज करा जाता है। अलसी या तारपीन के तेल का यूज करा जाता है। लेकिन मैंने भी क्रोसेट भी लिखवाया था, क्रोसेट ऑयल का यूज ज्यादातर विदेशों में करा जाता है। भारत में अलसी या तारपीन के तेल का यूज करा जाता है। कॉल और बिटुमिनस का यूज करा जाता है जब जब जमीन के अंदर वाले भाग में लगाने के लिए और बाहर वाले भाग में लगाने के लिए अलसी या तारपीन के तेल का प्रयोग करा जाता है। और खंभे को नीचे से जलाने के बाद तुरंत बुझाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, चेयरिंग कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, चेयरिंग कहलाती है। अब जरा देखिए पीसीसी पोल और आरसीसी पोल के बारे में मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, पीसीसी और आरसीसी पोल के बारे में। कुछ और देख लीजिए, पीसीसी और आरसीसी पोल कौन कौन से भाई, पीसीसी या आरसीसी पोल। गैल्वेनाइजिंग स्टील पोल, पहले देखिए गैल्वेनाइज्ड स्टील पोल। कौन से भाई, गैल्वेनाइज्ड स्टील पोल। गैल्वेनाइज्ड स्टील पोल, गैल्वेनाइजिंग स्टील पोल में देखिए 7 से 12 लगभग साल में, गैल्वेनाइजिंग स्टील पोल में 7 से 12 कितना, लगभग 7 से 12 साल के बीच में एक बार रिपेयरिंग मेंटेनेंस करा जाना चाहिए। यदि वो रूरल एरिया में है, किसमें भाई, रूरल एरिया में है,
तो लगभग 15 से 20 साल में एक बार रिपेयरिंग करी जानी चाहिए। लेकिन अब वैसे एवरेज कहे कितना कहे भाई, एवरेज तो लगभग 5 साल में एक बार करनी ही चाहिए। कितने में? 5 साल में। लेकिन वैसे कहे गैल्वेनाइजिंग स्टील के हम जो करते हैं 712 साल में करते हैं एक बार मेंटेनेंस। रूरल एरिया में 15 से 20 साल, जहाँ पर ग्रामीण इलाका है वहाँ पर प्रदूषण तो वहाँ होता नहीं है, इसीलिए कितने साल में कर सकते हैं? 15 से 20 साल में। और एवरेज लगभग में 5 साल में एक बार करनी ही चाहिए। आगे देखिए, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन पोल के बारे में देखिए। तो आगे देखिए, आगे बात कर रहे हैं हम इसकी डीसी डिस्ट्रीब्यूशन। पहला देखिए, मैं बताऊं, यदि जितने भी क्रॉस आर्म है, बुकेट है, जैकेट, जितने भी हम उस पर यूज कर रहे हैं, जिन पर जंग लगने की संभावना है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो सपोर्टर है जितने भी हैं, उन सभी पर हमेशा गैल्वेनाइजिंग की परत चढ़ी होनी चाहिए। तो बात करते हैं, वही अपना है, देखो जिसमें टॉपिक पे हम अभी डीसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात, गैल्वेनाइजिंग स्टील की बात कर रहे थे। गैल्वेनाइजिंग स्टील की परत क्यों चढ़ी होनी चाहिए? जितने भी हमारे पास सपोर्टर हैं, सपोर्टर की सारी चीजें किसकी बनी होनी चाहिए? गैल्वेनाइजिंग स्टील की। अब देखिए, मेंटेनेंस ऑफ इंसुलेटर, मेंटेनेंस ऑफ इंसुलेटर, मेंटेनेंस ऑफ इंसुलेटर। देखिए, हम इंसुलेटर दो उससे बनाते हैं। एक तो बनाते हैं पोर्सिलीन का, पोर्सिलीन का। एक बनाते हैं हम किसका भाई? कांच का, गिलास का। किसका बनाते हैं? गिलास का। दोनों पर क्या कर दिया जाता है? ग्लेज्ड की परत चढ़ाई जाती है। किसकी पढ़ाई जाती है भाई? ग्लेज्ड की। किसकी पढ़ाई चढ़ाई जाती है भाई? ग्लेज्ड की। दूसरा ये, अब पोर्सिलीन और कांच, ज्यादातर हम निर्माण किसका करते हैं? पोर्सिलीन का। किसका निर्माण करते हैं? पोर्सिलीन का। कांच का देखो ज्यादा बेटर होता है, किसके मुकाबले? किसके मुकाबले? पोर्सिलीन के मुकाबले। लेकिन हम कांच का यूज नहीं करते, क्योंकि कांच का, और देखो कांच के में दो गुण होते हैं, पहला अवगुण होते हैं। पहला तो ये कि महंगा होता, दूसरा भंगुर होता। दूसरा कैसा होता भाई? भंगुर होता। और लेकिन हम किसका यूज करते हैं ज्यादातर? पोर्सिलीन का। पोर्सिलीन का हमें क्या पड़ता है भाई? सस्ता पड़ता है। कैसा पड़ता है भाई? सस्ता पड़ता है। दूसरा हमारे पास फायदा ये है कि ये भंगुर नहीं, इतना नहीं होता। भंगुर नहीं होता है, भंगुर नहीं होता है। अब आगे देखिए, यदि इसकी मैं मेंटेनेंस ईयर की बात करूं, किसकी भाई? मेंटेनेंस ईयर की। रूरल एरिया में है, यदि यह है रूरल एरिया में है, किसमें भाई? और रूरल एरिया में है तो लगभग चाहिए मुझे साल 20। और यदि इंडस्ट्रियल एरिया में है, इंडस्ट्रियल एरिया में है तो समथिंग में चाहिए 12 साल। कितनी चाहिए भाई? 12 साल। इतने में इंसुलेटर का एक बार क्या होना चाहिए? मेंटेनेंस करा जाना चाहिए जरूर ही, एक ना एक बार 20 साल। और या इंडस्ट्रियल एरिया में है तो एक बार 12 साल में इसका मेंटेनेंस करा जाना चाहिए। अब देखिए मेंटेनेंस की कॉस्ट क्या होती है। अब सबसे बड़ी बात ये, मैं इंसुलेटर को बांधूंगा भी तो किसी वायर के द्वारा, जिस वायर का बांधना है, नोट करके लिख लो इसको, कभी भी, कभी भी इंसुलेटर को जिस वायर के द्वारा बांधा जाता है उसका साइज, उसका एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। कितने से कम नहीं होना चाहिए? जिस इंसुलेटर से आप वायर को बांध रहे हो, जिस वायर से बांध रहे हो, उसका साइज या उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कभी भी 2 मिलीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, कभी भी। और मेंटेनेंस बात करते हैं यदि हम कंडक्टर की, किसकी बात करते हैं भाई? हम कंडक्टर के मेंटेनेंस की बात करते हैं। तो कंडक्टर का मेंटेनेंस 20 साल के समथिंग में एक बार जरूर हो जाना चाहिए। कितने में? 20 साल, लास्ट 25 साल। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 20 से 25 साल के बीच में एक बार मेंटेनेंस हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए भाई? कंडक्टर का मेंटेनेंस 20 से 25 साल के बीच में एक बार हो जाना चाहिए। और तो वही बात दूसरी है कि उसको भी गैल्वेनाइजिंग स्टील है या फिर कंडक्टर गैल्वेनाइजिंग स्टील का हो या किसी का भी हो,
कभी भी 2 मिलीमीटर से स्क्वायर से एरिया किसी भी तार के लिए जिससे हम बांध रहे हैं उससे कम नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, यदि पोल मेरे पास गैल्वेनाइजिंग स्टील का है, किसका है, गैल्वेनाइजिंग स्टील का है, यदि गैल्वेनाइजिंग स्टील का है तो देखिए लगभग में जब मैं कर सकता हूं, गैल्वेनाइजिंग स्टील का कंडक्टर है, गैल्वेनाइजिंग स्टील के लिए 12 साल और समथिंग में 6 साल, ये मेंटेनेंस के टाइम पीरियड है कि गैल्वेनाइजिंग स्टील कंडक्टर का 12 से या 6 साल, मैक्सिमम 12 साल और मिनिमम 6 साल के बीच में एक बार मेंटेनेंस होना चाहिए जरूर ही। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इनमें पहले तो क्या करा जाता है, बिटुमिनस की भी हम कभी कभी परत चढ़ा देते हैं। बस इतने याद रखिए, गैल्वेनाइजिंग स्टील के लिए 12 से 6 साल, ये है मेरे पास रूरल एरिया के लिए और ये है मेरे पास इंडस्ट्रियल एरिया के लिए। यदि एरिया इंडस्ट्रियल है तो 6 साल वरना 12 साल। कंडक्टर बाकी किसी का है, उसका एल्यूमिनियम स्टील का है तो लगभग 20 से 25 साल। और नॉट में याद रखना है 2 मिलीमीटर से वायर का एरिया जिसके द्वारा बांधा जा रहा है कभी भी कम नहीं रखना चाहिए सर। और दूसरा हमारे पास पोर्सिलीन है, गिलास है, जो हमारे पास इंसुलेटर है, इनको हम यूज करते हैं। और पोर्सिलीन किसका, पोर्सिलीन पर ग्लेज करा जाता है और इस पर भी गिलास का बैटर होता है, लेकिन ये भंगूर होता है और महंगा होता है। और दूसरा पोर्सिलीन का सस्ता होता है और भंगूर भी नहीं होता, इसलिए हम ज़्यादातर किसका यूज करते हैं, पोर्सिलीन का यूज करते हैं।